वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें भारतीय संविधान में संघ एवं उसके क्षेत्रों के बारे में जानना है। इसके दो भाग होंगे। भाग एक में हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया है और जो भाग दो होंगे उसमें विभिन्न राज्यों को किस प्रकार से बनाए गए थे उसे हम इसमें देखेंगे। तो भाग एक में चलिए देखते हैं। इसमें जो है संविधान का भाग एक, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल किया गया है। इसमें संघ एवं उसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र है उनके बारे में इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो जो आर्टिकल 1 है यानी कि अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि समूह। यहाँ पर समूह की बात करें तो आपने अमेरिका के बारे में सुना था, तो उसमें क्या था कि उसमें दो नागरिकता है, यानी कि राज्यों को भी अलग से प्रावधान किया गया था कि नागरिकता आप दे सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ऐसा नहीं, इसलिए कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों के ऊपर होगा सदैव कौन? भारत, यानी कि देश सबसे ऊपर होगा। इसके दो अर्थ निकलते हैं कि भारत जो है संघ राज्यों के बीच किसी मतय यानी कि निर्णय का परिणाम नहीं है, और दूसरा है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आपने अमेरिका के बारे में क्या पढ़ा था कि वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना। अविनाशी राज्य और अविनाशी संघ, यानी कि ना तो राज्य का विनाश कर सकता है और ना ही केंद्र का। लेकिन हमने भारत के बारे में सुना था कि यह क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि संघ किसी प्रकार से भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्यों को भंग किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन की जा सकती है। उसी को हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो संविधान के जो अनुच्छेद 1 है, इसमें भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन 3 श्रेणी है? राज्यों के क्षेत्र, यानी कि जो भारतीय सीमा है इसमें जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों के बारे में, इसके अलावा संघ क्षेत्र, टेरिटरी स्टेट, और तीसरा जो है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी कि वे क्षेत्र जिन पर विवाद है या फिर जीत कर या किसी प्रकार से भारतीय सीमा में शामिल किया जाता है, तो वे किस में शामिल किए जाएंगे? अनुच्छेद 1 के तहत, यानी कि राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो इसे हम अनुच्छेद 1 में शामिल करेंगे। इससे पहले हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। तो पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया था? संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र आदि का वर्णन किया गया था प्रथम अनुसूची में। यहाँ पे दो शब्द है, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ। यहाँ पे दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे कि ये संघ है, इसमें मान लीजिए ये जो सीमा है भारत की, तो इसमें जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि जो संघ में शामिल क्षेत्र है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर भारत के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसके अलावा जैसे कि अभी जो पीओके है, इसके अलावा जो तिब्बत वाला क्षेत्र है जिस पर अभी विवाद है, जिससे भविष्य में हो सकता है कि भारत में शामिल किया जा सकता है, तो ये जो है संघ से बड़ा वाला क्षेत्र हो जाता है। यानी कि भारत का संघ और भारत के क्षेत्र में बात करें तो ये भारत का जो क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें अन्य बातें करें तो जैसे एक संप्रभु राज्य है भारत, तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण, जैसे कि संधि द्वारा उसे खरीदकर, उपहार लेकर, या फिर लीज, या फिर व्यवसाय, या फिर उस क्षेत्र को हराकर क्या कर सकता है? भारतीय क्षेत्र में, भारतीय संघ में शामिल कर सकता है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। और भारत ने ऐसा किया भी है, जैसे कि संविधान लागू होने के बाद कई क्षेत्रों को इसमें शामिल किया है, जैसे कि दादर नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, इसके अलावा पुडुचेरी एवं सिक्किम, इन क्षेत्रों को जो है भारतीय संविधान में लागू होने के बाद शामिल किया गया था। अनुच्छेद 2 जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि संसद को जो शक्ति दी गई उसके अनुसार नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है और नए राज्यों का गठन कर सकती है। यहाँ पर देखिए, नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है और गठन कर सकती है। इसका अर्थ समझिए अनुच्छेद 2 में जो है, जैसे कि अभी देखिए ये जो है ये भारत का सीमा है, तो इसमें अभी जो 28 राज्य है ना, तो ये जो 28 राज्यों के नामों परिवर्तन या उनकी सीमाओं परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है, ना कि अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 किसके बारे में वर्णन किया गया? ये उन क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया है जो अभी वर्तमान के जो भारतीय सीमा है उसमें शामिल नहीं है। यानी कि मान लीजिए ये जो नेपाल वाला एरिया है, तो हो सकता है कि भविष्य में नेपाल को इसमें कुछ एरिया को शामिल करना हो, तिब्बत के या फिर पीओके वाले क्षेत्र को, या फिर पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद कुछ क्षेत्र को अगर
भविष्य में जीता जाए तो अगर उसे शामिल करना हो तब इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि वे क्षेत्र जो अभी भारतीय सीमा में शामिल नहीं है बल्कि वे क्षेत्र जो बाहर है, अगर उसे किसी भी रूप से भारतीय सीमा में शामिल किया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे वर्णन किया गया, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने और उसे गठन करने की शक्ति किसे दी गई है, वह संसद को दी गई है। तो आप समझ गए। अब अनुच्छेद 3 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसमें भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ नए राज्यों को निर्माण की बात की गई, वहाँ पर शामिल करने की बात की गई थी, है ना, गठन कर। यहाँ पर राज्यों के नाम में परिवर्तन आदि जो करते हैं वह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। इस अनुच्छेद के जो है संसद को निम्न शक्तियाँ दी गई है, जैसे कि किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करना है, यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उसके क्षेत्र को अलग करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के भाग को साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए यूपी और साथ में है यहाँ पर बिहार। अब इनके बीच के जो क्षेत्र हैं उनको मिला करके कोई राज्य नया बना सकते हैं, यानी कि इनके सीमाओं में परिवर्तन करके एक नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। इसमें जो जैसे कि प्रावधान है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। हो सकता है कि जो क्षेत्र है बिहार, उसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का एरिया इसमें शामिल किया जाए, तो यह भी कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। इसके अलावा किसी राज्य क्षेत्र के सीमा को घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उनके नामों में परिवर्तन कर सकेगी। यानी कि विभिन्न राज्यों के जो नामों पर परिवर्तन होता है वह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो आप समझ गए अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो भारतीय सीमा है उसके बाहर से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 जो भारतीय सीमा के अंदर में वर्तमान राज्य है उनमें जो परिवर्तन किया जाता है तो अनुच्छेद 3 के तहत। किंतु ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 3, उसको उपयोग करने के लिए 2 जो शर्त है उसको भी पूरा करा जाता है। पहला जो है, अगर इस प्रकार का अध्यादेश लाती है सरकार तो उसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। यानी कि राज्यों के नामों परिवर्तन, उनके सीमाओं परिवर्तन आदि संबंधित अगर अध्यादेश कोई लाया जाता है तो संसद में तभी पेश किया जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। दूसरा है कि इसमें संस्तुति, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको प्रश्न में, तो संस्तुति, सुझाव या रिकमेंडेशन, यानी कि इनसे पूर्व राष्ट्रपति जो है अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल, यानी कि मान लीजिए बिहार ही है तो बिहार के क्षेत्र में अगर कोई सीमा या फिर कोई नाम में परिवर्तन करना हो तो उनके विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है कौन, राष्ट्रपति। और यह जो मत है वह निश्चित समय सीमा दिया जाता है, मान लीजिए 1 महीने 3 महीने, तो एक समय सीमा के अंदर में भेजना होता है केंद्र सरकार को। तो ये जो 2 शर्तें हैं, पहला है कि आपको संसद में पेश करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए, और दूसरा है जो राष्ट्रपति हैं इस पर जो संबंधित विधानमंडल है उनके मत को जानने के लिए भेजते हैं ताकि पता चल सके राज्यों का जो निर्णय है उनका मत क्या है उसको, और यह जो मत होता है वह निश्चित समय में भेजना होता है। लेकिन यहाँ जो मुख्य प्रावधान है कि राष्ट्रपति या फिर संसद, ये जो विधानमंडल द्वारा मत भेजे जाते हैं उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह उनके मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है, भले ही वो जो मत निश्चित समय के अंदर क्यों ना आया हो। यानी कि एक प्रकार से भेजा तो गया, लेकिन यहाँ पर इनके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना तो राष्ट्रपति और ना ही ये संसद। इसके अलावा अगर एक बार भेज दिया गया तो बार बार अगर उसमें कोई संशोधन किया जाता है तो बार बार राज्यों को नहीं भेजा जाता है, यानी कि एक बार आपको भेज दिया उसके बाद दोबारा आपको नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा इसमें जो अन्य प्रावधान है, जैसे कि संघ शासित प्रदेश के मामले में संबंधित जो विधानमंडल है उनकी राय जानने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अभी दिल्ली जो विधानसभा है और जो पुडुचेरी है, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो केंद्र सरकार इस प्रकार के जो प्रावधान है जैसे राज्यों के लिए शामिल होती है तो इसे यहाँ पर नहीं भेजती है। यानी कि आपने देखा कि अभी राय जानने के लिए राष्ट्रपति जो है विभिन्न जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, उनको भेजती है, लेकिन ये जो है टेरिटरी या स्टेट के लिए यह जो प्रावधान है वह लागू नहीं होता है। इसके अलावा संसद अपने अनुसार, यानी हम कह सकते हैं कि जो संसद है अपने अनुसार भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें परिवर्तन कर सकती है और कर भी रही है। आपने देखा है कई सारे राज्यों का नाम
इसके अलावा उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा चुका है। जैसे कि कुछ समय पहले 29 राज्य थे, अब कितने 28 राज्य इसमें हैं। कैसे बना है इनको हम देखेंगे इसके जो अगले वीडियो आएंगे उसमें। बात करें अनुच्छेद 4, इसमें घोषित किया गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसको क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इस प्रकार का जो कानून है वह साधारण बहुमत या फिर साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। यानी कि जो है अनुच्छेद 3 और 2 जो है उसको अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन होता है उसके तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि राज्यों को जब प्रवेश किया जाता है उसे संविधान संशोधन हम नहीं मानते हैं, या फिर जो सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, नए नाम बनाए जाते हैं, तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना होता है। लेकिन आगे हम देखते हैं किस प्रकार से संविधान भी संशोधन किया गया था जब बांग्लादेश के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा था 1960 के दशक में। इसमें प्रश्न था कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर, यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो राज्य है, यानी कि भारतीय सीमा के अंतर्गत जो राज्य है, यहाँ पे आर्टिकल 3 जब भी चर्चा हो गए तो आपको याद रखना कि भारतीय सीमा के अंतर्गत जो राज्य हैं उनके बारे में वर्णन किए गए। तो यहाँ पे क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य को दे दे। इनकी यहाँ मान लीजिए, यहाँ फिर से लेते हैं बिहार का उदाहरण। अब यहाँ पर बिहार है और यहाँ पर नेपाल है, तो क्या केंद्र को अधिकार है कि ये जो बिहार वाला क्षेत्र है उसके कुछ भाग को यहाँ नेपाल को दे दिया जाए। तो इस पर ये जो प्रश्न उठा था 1960 के दशक में उठा था। तो राष्ट्रपति ने किससे पूछा या सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, आप किसी राज्य के क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को आप नहीं दे सकते हैं। यानी कि राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसे विदेशी सरकार को आप नहीं सौंप सकते हैं। या किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है। इसके बाद पुनः 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो है भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को अगर हल करना हो, यानी कि अगर बात हो सीमा निर्धारण जो होते हैं करनी हो, जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है, इनकी वे क्षेत्र जिन पर अभी भारत का अधिकार नहीं है और उनके बारे में अगर निर्णय लेना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी सीमा विवाद से संबंधित जो प्रावधान होते हैं उसको कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार वह खुद कर सकती है, इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना होता। लेकिन इसमें भारतीय क्षेत्र को, यहाँ भी जो 1969 में बोला गया कि भारतीय क्षेत्र को विदेश को देना शामिल नहीं है। यानी कि ये जो विवादित क्षेत्र है, मान लीजिए ये जो पीओके वाला क्षेत्र है या फिर तिब्बत वाला क्षेत्र है, नेपाल वाला क्षेत्र है, अरुणाचल वाला क्षेत्र है, तो ये जो है यहाँ पर जो हमारा भारतीय सीमा, मान लीजिए ये जो है हमारा जो भारतीय सीमा है इसके अंदर वाला क्षेत्र नहीं, इसके बाहर जो क्षेत्र है उसके संबंधित अगर कोई सीमा विवाद को हल करना तो केंद्र सरकार जो है अपने शक्ति के अनुसार कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ यानी कि आप किसी राज्य का जो क्षेत्र है उसे किसी अन्य को आप दे दें, इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना ही होगा। अभी हम देखेंगे ये जो बांग्लादेश है उसके लिए किस प्रकार से 100 बार संविधान संशोधन करना पड़ा था। तो आप समझ गए, किसी भी रूप से केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के क्षेत्र को किसी विदेशी सरकार को नहीं सौंप सकती। याद रखिएगा, किसी भी विदेशी क्षेत्र को नहीं सौंप सकती, उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 368 के तहत। तो आप समझ गए। यहाँ पे देखिए ये 2015 में एक 100वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। कब? 2015 में। तो इसमें है बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान करने से संबंधित था इस संविधान संशोधन विधेयक में। इसका उद्देश्य था, इसके 3 उद्देश्य थे। पहला देखिए, भारत के द्वारा 111 इनक्लेव बांग्लादेश को देने थे। ये इनक्लेव क्या होते हैं? यानी कि ये जो भारत है और ये जो बांग्लादेश है इनके सीमा के बीच कई बार, जैसे कि ये जो बांग्लादेश बना था क्योंकि ये तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था ना, तो जिस कारण से यहाँ पर कई सारे क्षेत्र जो हैं उन पर विवाद था और ये सदियों तक चलते रहे हैं। तब जाकर 2015 में इस पर विवाद खत्म हुआ। तो कुछ जो क्षेत्र जैसे बांग्लादेश का क्षेत्र यहाँ पर था, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कुछ यहाँ पर थे, तो इन दोनों नागरिकों को ना तो यहाँ की नागरिकता का लाभ मिल पाता था ना ही बांग्लादेश के। इसलिए दोनों सरकारों ने निर्णय लिया कि इस प्रकार के सीमा विवाद को हल करने के लिए हमें जो इनक्लेव है यानी कि ये जो क्षेत्र हैं उनको आपस में साझा करना होगा, या फिर हमारा जो क्षेत्र है इस तरफ दे दीजिए और हमारे आपके जो नागरिक हैं उनको इस तरफ दे देंगे। तो इसीलिए भारतीय संविधान में 100वां संविधान संशोधन किया गया था इसे 2015 में। तो पहला इसके द्वारा जो है भारत ने 111 क्षेत्रों को किसे दिया? बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से 51 क्षेत्रों को भारत में प्रवेश किया गया।
इससे जो है 6.1 किलोमीटर जो सीमा है उसका फिर से सीमांकन किया गया है, यानी कि बॉर्डर जो है उसका फिर से एक रेखा पारी गई, कौन सी, ए लगभग 6.1 किलोमीटर की। तो इसे, लेकिन ये जो शामिल किया गया क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक था ना, किसी राज्य के क्षेत्र को आप विदेशी सरकार को सौंप रहे, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, संविधान संशोधन करना होता है आर्टिकल 368 के तहत, इसलिए 100वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था। इसमें 4 राज्यों के जो क्षेत्र रहे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इसके सीमा में, यानी कि इनके सीमा में ये छोटे छोटे क्षेत्र शामिल होने थे, तो इनको इधर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। तो इसीलिए जो है संविधान संशोधन करना पड़ा था। यानी इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 4 राज्यों, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग जो है उसके जो पहली अनुसूची है उसमें संशोधन किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसका भाग 2 नेक्स्ट में आपको मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।